वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्य काल में पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करेंगे, जिसमें शिलालेख, अभिलेख और गुहालेख स्थित हैं। अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अशोक के अभिलेख हैं, जो अभिलेख, शिलालेख और गुहालेख मिले हुए हैं। तो मौर्य काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पुरातात्विक स्रोत की शुरुआत करते हैं। मौर्यकालीन पुरातात्विक स्रोत को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, जो शक राजा रुद्रदामन का है, जो 150 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा का पहला ये अभिलेख है। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख हैं, सोगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख। सोगौरा ये गोरखपुर से प्राप्त हुआ है, और महास्थान अभिलेख ये बोगरा बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। ये पुंड्रवर्धन प्रांत में से प्राप्त हुआ है। तीसरा है महत्वपूर्ण अशोक के अभिलेख। अब पहला हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जो 150 ईस्वी का है, शक शासक रुद्रदामन का है। इसकी विशेषता, ये शक शासक है और रुद्रदामन ये कार्दमक वंश का है। राजनीति संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान है। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन है, तो जूनागढ़ अभिलेख है। यह चंपू काव्य शैली में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख की विशेषता गिरनार में सुदर्शन झील के उल्लेख से है। तो गिरनार, जूनागढ़ जो का उसका गिरनार एक प्रांत है, उसके जो है जूनागढ़ में जो झील प्राप्त हुई है, उस झीलों का निर्माण और पुनर्निर्माण किन किन शासकों के राज्यपालों ने कराया, इसका उल्लेख है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बहुत आता है, या तो सुमेलित करने के लिए आता है, या तो यहाँ से अकेला प्रश्न पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया सौराष्ट्र प्रांत में, जूनागढ़ में। वहाँ पर ये पानी की दिक्कत थी। पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। उसके बाद इस झील में कमी हो जाती है, झील जगह जगह से टूट जाती है, जिसका जो है पुनर्निर्माण अशोक के काल में यवंतुशास्य, अशोक के काल में जो जूनागढ़ के राज्यपाल होते हैं यवंतुशास्य, इन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद रुद्रदामन जो शक शासक है, उसके शासनकाल में सुविशाख ने इसका पुनर्निर्माण कराया। और अंत में गुप्त वंश में स्कंदगुप्त के समय में यह झील टूट जाती है, जिससे वहाँ के निवासियों को पानी की समस्या होती है। तो चक्रपालित, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसका पुनर्निर्माण कराया। तो ये यहाँ से प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में बनता है कि कौन राज्यपाल ने, किसने इसका पुनर्निर्माण कराया है। तो पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यवंतुशास्य अशोक के समय में, सुविशाख रुद्रदामन के समय में, और चक्रपालित ये स्कंदगुप्त के समय में। इन चार लोगों के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण और निर्माण कार्य किया गया। यहाँ से प्रश्न लगभग परीक्षाओं में आया है। सोहगौरा ताम्रपत्र ये गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। अकाल के समय में अन्नागार से खाद्यान्न बांटने का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनी जहाँ कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था, उसके ठीक विपरीत सोगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख से अकाल के समय में अन्नागारों से खाद्यान्न बांटने का उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किन ताम्रपत्र से या कहाँ से अकाल के समय में अनाज बांटने का उल्लेख मिलता है। तो सोगौरा ये कहाँ पे है, गोरखपुर में है। महास्थान ये कहाँ पे, बोगरा बांग्लादेश में है। ये पुंड्रवर्धन प्रांत में है। यहाँ से अकाल के समय में खाद्यान्न बांटने का उल्लेख मिलता है। चलिए अशोक के अभिलेख देखते हैं। अशोक, इसकी विशेषता, ईरानी शासक ईरानी या फारस के शासक दारा प्रथम, जिसको डेरियस प्रथम कहते हैं, से प्रभावित होकर के लेख लिखवाने की प्रथा अशोक ने प्रारंभ की। 47 स्थानों से 150 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि D.R. भंडारकर महोदय ने अशोक के अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो ये प्रश्न बनता है कि किस विद्वान ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। तो D.R. भंडारकर महोदय ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अभिलेख किस भाषा में है, तो अभिलेख प्राकृत भाषा में है। प्राकृत उस समय जनसामान्य की बोलचाल की भाषा थी। लिपि, मुख्यतः लिपि ब्राह्मी लिपि है। प्राक मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि
अनुराधपुर, श्रीलंका, पिपरहरवा और सोगौरा, महास्थान, यहाँ से प्राक मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि मिली है। किस किस लिपि में अशोक के अभिलेख हैं? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि और अरामाइक लिपि। लेकिन मुख्यतः जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि के हैं। कुछ ही अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्ठी, यूनानी और अरामाई लिपि के प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में इसला नगर की चर्चा की गई है और चापड़ के हस्ताक्षर खरोष्ठी विधि में है, जिसके आधार पर ये कहा सकता है कि चापड़ जो है ये इन लघु शिलालेखों के लेखक थे। ये भी प्रश्न कई बार आया है कि इसला नगर की चर्चा कहाँ हुई है? तो ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में। और किसके हस्ताक्षर मिले हैं? तो चापड़ के हस्ताक्षर मिले हैं। किस लिपि में? तो एक खरोष्ठी लिपि में है। तो लिपि अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, यूनानी लिपि और अरामाई लिपि के अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। तो खरोष्ठी लिपि के 2 अभिलेख मिले हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। 2 जगहों से खरोष्ठी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ये दोनों जगह जो है पाकिस्तान में है। अरामाइक लिपि तक्षशिला और लघमान, तक्षशिला और लघमान 2 जगह से अरामाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं। ये दोनों अफगानिस्तान में। ये प्रश्न बहुत आता है कि खरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों पाकिस्तान में हैं। अरामाइक लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो लघमान और तक्षशिला ये दोनों अफगानिस्तान में हैं। अरामाइक लिपि की विशेषता क्या है? ये सीरिया भाषा, जो सीरियन अरामाइक लिपि एकदम जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहाँ पे से प्राप्त हुए हैं, कि जो वहाँ पर बहुदेशी जातियाँ थीं जो व्यापार के दृष्टि से आते थे, उनको ये समझने के लिए आसानी हो। और रेमिडेटो नामक अधिकारी को ये समर्पित है। द्विभाषी लिपि सारेकुना, कंदहार, अफगानिस्तान से द्विभाषी मतलब एक साथ 2 भाषाओं में अभिलेख प्राप्त हुआ है सारेकुना से। ये प्रश्न बहुत बार आया कि द्विभाषी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सारेकुना, कंधार से प्राप्त हुआ है। कौन कौन सी 2 भाषा की लिपि है? अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। इसका अर्थ ये है कि कंधार में उस समय बहुत ज़्यादा विदेशी जातियाँ थीं, जहाँ पर सभी देशों का मिश्रण था, इसीलिए 2 भाषा में यहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। खरोष्ठी लिपि ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख लिखने का श्रेय चापड़ को दिया है, इसीलिए ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में चापड़ के हस्ताक्षर खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। इसका उल्लेख ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में होता है। अशोक के अभिलेख की विषय वस्तु क्या है? इसके ये राज्यादेश है, राज्य के आदेश है, नैतिक नियम है, आह्वान है। 3 प्रकार के अभिलेख मिले हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख में 2 प्रकार के मिले हैं, लघु शिलालेख और बृहत शिलालेख। स्तंभलेख में भी 2 प्रकार के मिले हैं, लघु स्तंभलेख और बृहत स्तंभलेख और गुहालेख। बृहत शिलालेख, बृहत शिलालेख इनकी संख्या 14 है। ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक बृहत शिलालेख में 14 बातें लिखी गई हैं जो लगभग समान हैं। बृहत स्तंभलेख इनकी संख्या 7 है। ये 6 स्थानों से प्राप्त हुई हैं। और सबसे कॉमन विशेषता गुहालेख की है कि गुहालेख चाहे अशोक का हो और या दशरथ का हो, दोनों आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित है। तो अशोक के समय में जो आजीवकों को गुहालेख दिया गया, ये बराबर की पहाड़ी पर दिया गया। या उस समय 4 गुफाएं निर्मित की गई, कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बराबर पहाड़ी की गुफा या बराबर पहाड़ी में किस गुफा जो बनाई गई किसको समर्पित थी? तो आजीवक संप्रदाय को। किसके द्वारा बनाई गई? अशोक द्वारा बनाई गई। कौन कौन सी गुफाएं थीं? तो कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं थी। जब दशरथ को आगे देखेंगे, दशरथ जो है नागार्जुन पहाड़ी पर गुफाओं को बनवाता है, वो भी आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को देता है। नागार्जुन पहाड़ी पर जो गुफाएं बने ये दशरथ ने बनवाई, ये भी आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित रहती हैं। स्तंभलेख की विशेषता, जो स्तंभलेख चाहे लघु शिलालेख हो चाहे स्तंभलेख हो, इनकी क्या विशेषता थी? ये चुनार के पत्थर से बना है। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है बहुत बार कि कहाँ के पत्थरों से बना है? तो चुनार के पत्थरों से बना है। ये एकास्मक पत्थरों से मतलब एक ही खंड के पत्थर से बना है।
इसमें पालिशदार और कांतिमय है, इसमें पालिश किया हुआ है और चमक है। शिलालेख की विशेषता बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख, इसको दो भागों में हम बांटते हैं। अब कौन से शिलालेख किस भाषा में है या उसकी क्या विशेषता है, इसको हम देखते हैं। शाहबाज और मानसेहरा हमने देखा कि पाकिस्तान में है। शाहबाज ये हजारा ज़िले में पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में है, और सॉरी मानसेहरा हजारा ज़िले में पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में। शाहबाज गढ़ी ये पेशावर में है, ये भी खरोष्ठी लिपि में है। गिरनार जूनागढ़ सौराष्ट्र प्रांत, जैसा कि हमने देखा गिरनार अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का है, जहाँ से हमें सुदर्शन झील के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। सुपारा ये थाणे महाराष्ट्र में है। येरागुट्टी ये कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में, जिला कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। जौगढ़ ये गंजाम जिले में उड़ीसा में है। धौली ये पुरी में है उड़ीसा में। कालसी ये देहरादून उत्तराखंड। धौली और जौगढ़ को छोड़कर 14 बातें लगभग सभी में समान लिखी गई हैं। शिलालेख, बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख में भी हमने बृहत शिलालेख देखा। अब हम लघु शिलालेख देखेंगे। सारेकुना कंधार ये अफगानिस्तान में है। लंपक लघमान जलालाबाद ये अफगानिस्तान में है। अहरौरा ये मिर्ज़ापुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। सहसाराम बिहार में। भाबरू बैराट बहुत प्रसिद्ध है, सबसे लंबा है, ये राजस्थान में है। रूपनाथ गुर्जरा सारो मारो पनगुड़िया ये मध्य प्रदेश में है। येरागुड्डी राजुल मंडलगिरी ये आंध्र प्रदेश में है। सन्नाती सिद्धपुर गोवीमठ जटिंग रामेश्वर मास्की नेत्तूर उद्गोलम ब्रह्मगिरी ये सभी कर्नाटक से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सारेकुना कंधार जो दुभाषी में है, यूनानी और आरमाइक लिपि में है। इसमें अशोक की शांति नीति का उल्लेख हुआ है कि अशोक की शांति नीति शिकारियों तथा मछुआरों पर लागू थी। शिकारियों ने शिकार करना छोड़ दिया था, मछुआरों ने मछली को पकड़ना बंद कर दिया था। इस नीति का उल्लेख सारेकुना में हुआ है। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख ये कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इसला नगर की चर्चा की गई है और इसमें शिलालेखों के रचनाकार चापड़ का हस्ताक्षर खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुआ है। भाब्रू बैराट मगध का सम्राट, यहाँ पर अशोक के बारे में भाब्रू बैराट से बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है कि इनको अशोक के लिए मगध का सम्राट प्रियदर्शी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाब्रू बैराट जो शिलालेख है, यहाँ पर त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है। तो ये प्रश्न बहुत बनता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख कहाँ से हुआ है, तो भाब्रू बैराट से हुआ है। प्रियदर्शी का उल्लेख कहाँ से हुआ है जो अशोक के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो भाब्रू बैराट से किया गया है। कनिंघम ने इसकी खोज की, कलकत्ता संग्रहालय में इसको रखा। यह पुरोहितों को समर्पित है। मास्की निट्टूर गुर्जरा उद्गोलम ये अभिलेख जो हैं, यहाँ से अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि अशोक के नाम का उल्लेख कहाँ से होता है, तो मास्की निट्टूर गुर्जरा और उद्गेलम। मास्की में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। प्रियदर्शी की तुलना अशोक से की गई है। बृहत शिलालेख जो 13 बृहत शिलालेख हैं उनके प्रमुख उनकी विषय वस्तु क्या है, यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उनको हम देखते हैं। प्रथम अभिलेख में जीव हत्या निषेध, समाज उत्सव निषेध और सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण कथन है जिनका उल्लेख किया गया है प्रथम अभिलेख। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जीव हत्या निषेध का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो प्रथम अभिलेख में है। उत्सव निषेध का उल्लेख किस में है, तो प्रथम में। और सभी मनुष्य मेरी संतान इसका उल्लेख किस में है, तो प्रथम अभिलेख में है। अशोक प्रथम सम्राट होता है जो राजा के कर्तव्यों का निर्धारण करता है प्रजा के प्रति। द्वितीय अभिलेख इसमें प्रत्यंत राज्यों का उल्लेख, प्रत्यंत मतलब सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख होता है। चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख होता है। अशोक पहला सम्राट होता है जो मानव के साथ साथ पशु चिकित्सा के चिकित्सालय भी बनवाता है और लोक कल्याणी कार्य का इसमें उल्लेख किया गया है।
तृतीय शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक की नियुक्ति का उल्लेख है, जिसमें रज्जुक को बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी का दर्जा देता है, उसको धायमा के उपाधि प्रदान करता है, और महामात्रों पदाधिकारियों को प्रति 5 वर्ष दौरे का आदेश देता है। चतुर्थ शिलालेख में भेरी घोष को धम्म घोष में बदलना, मतलब युद्ध को भेरी घोष कहते हैं, उसके स्थान पर धम्म घोष उसको बदलना, इसमें ये घोषणा करता है। पांचवा शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करते हैं, और मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। छठा शिलालेख में वो प्रतिवेदकों का उल्लेख करता है, उनसे कहता है कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, कोई भी प्रतिवेदक मुझसे मिलकर और सूचना दे सकता है, उसको मुझसे मिलने के लिए कभी भी कहीं भी छूट प्राप्त है। सातवां शिलालेख सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण एवं मन की पवित्रता होनी चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश देता है। आठवें शिलालेख में धम्म यात्रा की चर्चा का उल्लेख है, जो 10वें वर्ष और 20वें वर्ष को करता है। 9वें शिलालेख में जन्म उत्सव और त्योहारों को ये बंद कराता है। 11वें शिलालेख में धम्म विशेषताओं का वर्णन करता है, और 12वां शिलालेख इसके धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख करता है। 13वां शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, जो इसके राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद और 9वें वर्ष होता है, उसका राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व में होता है, और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है। दूसरा, इसमें आठविक राज्यों का उल्लेख होता है, आठविक मतलब वन के राज्य, और उसमें 5 जो विदेशी राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, इनको सुमेलित करने के लिए आता है। अंत्योक, उस समय अशोक के समय जो अंत्योक जो ये सीरियाई नरेश था, सीरिया का राजा उस समय कौन था? अंत्योक था। मिस्र का राजा तुर्मै था, जिसको टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस भी कहते हैं। मिसडोनियन का राजा अंतकिन, इसको एंटीगोनस गोनाटस भी कहते हैं। एपिरस का राजा मग, इसको अलेक्जेंडर भी कहते हैं, और सीरियन का राजा अलेक्सुंदर था। ये परीक्षाओं में सुमेलित करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ से प्रश्न बहुत कठिनाईपूर्ण होते हैं, क्योंकि मिस्र को उसमें तुर्मै और फिलाडेल्फस उसको देता है कि मिस्र का राजा तुर्मै या टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस कर देता है, मिसेडोनियन का राजा अंतकिन या एंटीगोनस गोनाटस कर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा बहुत बनता है। प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख जिसको बोलते हैं, यहाँ पर सभी मनुष्य मेरी संतान है, इसका कथन उल्लेखित है। ये बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसी में वो रज्जुकों का उल्लेख करता है कि जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशलधाय को सौंप कर निश्चित रहती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकों की नियुक्त की है। राजकों को इसीलिए वो न्याय का अधिकार भी प्रदान करता है, कि जिससे जेलों में जो बंद लोग हैं उनको न्याय मिल सके। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख को 2 भागों में बांटते हैं, वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो वृहत स्तंभ लेख देखते हैं। दिल्ली टोपरा, ये सबसे बड़ा अभिलेख है। फिरोज तुगलक के समय में हरियाणा अंबाला से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ, इसे भी मेरठ से दिल्ली लाया गया था। 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर ने इसका उल्लेख किया है। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का उल्लेख टिफिन थेलर ने 1750 ईस्वी में किया था। लौरिया नंदनगढ़, ये बिहार में है। इसका विशेषता है कि यहाँ पर मोर का अंकन मिला है। मोर मौर्यों का राष्ट्रीय पक्षी था, राष्ट्रीय चिन्ह भी था। लौरिया अर्राज, ये बिहार में है। रामपुरवा, ये भी बिहार में। यहाँ पर जो वृषभ या सार की आकृति का लेख प्राप्त हुआ है। रामपुरवा, ये जो अभिलेख है, ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। प्रयाग स्तंभ लेख सबसे महत्वपूर्ण है। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी था, वहाँ से अकबर के समय में जहांगीर से प्रयाग लाता है। यहाँ पर 3 राजाओं के अब लेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है। इसमें हरिशेर प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। रानी कारुआकी का अभिलेख, जिसमें अशोक की रानी कारुआकी और उनकी पुत्र तीवर का उल्लेख हुआ है। और जहांगीर का लेख, 3 राजाओं का लेख प्रयाग प्रशस्ति से मिला है। इसको अकबर के समय में जहांगीर कौशाम्बी से ले आए थे। इस प्रशस्ति से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में
सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। चौहान शासक बिसल देव का भी लेख है इसमें। लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख में हम देखेंगे सारनाथ लघु स्तंभ लेख, जिसमें अशोक संघ भेद रोकने की चर्चा करता है और उसके लिए कड़े नियम बनाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अशोक कहाँ पर संघ भेद रोकने का उल्लेख करता है, तो सारनाथ लघु स्तंभ लेख से। सांची लघु स्तंभ लेख, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख, इसको कनक मुनि स्तूप का संवर्धन अशोक ने किया था। रुमनदेई, रुमनदेई का तादाद में लुम्बिनी वंश से है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि रुमनदेई का तादाद किससे है, लुम्बिनी वंश से है। ये एकमात्र अभिलेख ऐसा है जहाँ से कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें भूमि कर 1/8 कर देते हैं और बल कर को अशोक समाप्त कर देता है। गुहा लेख की बात करेंगे तो गुहा लेख जो है भाषा प्राकृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। गुहा लेख आजीवक संप्रदाय को समर्पित है। 2 शासकों ने गुहा लेख बनवाए थे, अशोक और दशरथ। अशोक के जो गुहा लेख है बराबर पहाड़ी, जिसको खालवित पर्वत भी बोलते हैं, यहाँ से मिले हैं। 4 गुहा लेख है, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार, कर्ण और चौपार। दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर गुहा लेख बनवाए हैं। 4 गुहा लेख हैं, गोपी, लोमस, वर्तिका और वहिका। ये सभी जो गुहा लेख है आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित है। इस तरह से मौर्यकालीन पुरातात्विक स्रोत जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।